कर चुके हैं और सिलेबस कवर करने के प्रोसेस के दौरान जो है हमने जो हमारे मेन 8 चैप्टर्स हैं वो हमने कवर किए हैं। और उसके बाद कवर करने के बाद जो है आपके लिए हमने क्वेश्चंस बनाए थे, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। तो ये जो जितने क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं तो ये आपको एक तरह से आपके सिलेबस का पूरा, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आपके सिलेबस का ये पूरा आइडिया दिया गया है। तो इससे मिलते जुलते हो सकता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन ये पूरे सिलेबस के शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। और नंबर 2 बात, जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास बुक है जो हमने आपको लिखवाई हैं, RS शर्मा और सतीश चंद्र, तो वो सारी आपकी जो बुक्स बहुत सफिशिएंट हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको सतीश चंद्र के कुछ नोट्स जो हैं वो मैंने ग्रुप के अंदर आपको भेजे हुए हैं, जैसे टकराव का युग जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष को दिखाता है। फिर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कंडीशन इस काल की, वो सारा प्रश्न। तो अब आप ये, वही मैं बार बार क्लास को कहता हूँ कि आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए कि अगर आपको ये लगे कि भाई ये जो प्रश्न जो हैं ये क्या हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे, तो ये टेंटेटिव हैं, हो सकता है कि ऐसे आ जाएं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि हमने एक चैप्टर किया था बीच में शुरुआती दौर में, जिसमें हमने ये बताया था कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक दशा जब तुर्क आए, तो तुर्कों के, तो ये प्रश्न भी जैसे आ सकता है कि तुर्कों के आगमन के समय भारत की आर्थिक सामाजिक दशा के बारे का विवरण कीजिए, है ना। तो अब उसमें कोई हमें घबराना नहीं है, वो आपको मैंने वो नोट्स और वो जो चीज़ है वो मैंने आपको अच्छी तरह से, जो चैप्टर नंबर 5 है सतीश चंद्र का, क्योंकि उसके पहले 5 ही जो चैप्टर हैं वो आपके काम के हैं, तो वो मैंने आपको पूरा प्रश्न जो है मैंने करवाया हुआ है। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास के अंदर अगर हम कहें, आज है 9 मई और सुबह 10:30 का समय हो रहा है और हम आपकी आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो है वो फिर से उन बहुत सारे प्रश्नों को लेकर हम इतिहास के प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और जैसे मुझसे कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ पूछा कि सर आपने हमें एक सतीश चंद्र का जो है एक नोट्स बनाकर आपने हमको भेजा हुआ था, और जिसमें टकराव का युग के जो है कि उन्होंने जो है अपना बात की थी, तो ये क्या था। तो ये जो मैंने आपको अध्याय 5 की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सतीश चंद्र के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सतीश चंद्र। द टॉपिक इज़ द एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो कि उसमें दी हुई है फ्रॉम 1000 टू द 1200। तो 1000 और 1200 के बीच में अब जो है कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब उसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि जो हमने आपको लिखवाया गजनी और मोहम्मद गौरी की सफलताओं का, ठीक है, और उसमें अरब और सिंध के ऊपर जो मैंने आपको लास्ट के जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट करवाए, तो ये जो है वो टॉपिक अध्याय जो 5 जो टॉपिक है सतीश चंद्र का, अगर वो किताब आपके पास नहीं भी है तो मैंने उसके नोट्स भेजे हुए हैं। तो मुझसे स्टूडेंट ने पूछा सर ये क्या चीज़ है टकराव का युग। तो कुछ स्टूडेंट को ये लगा कि ये हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न हमें
हो जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो नोट्स है सतीश चंद्र से, वो भी मैंने आपके पास भेजा हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जो त्रिपक्षीय संघर्ष की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा कि वो पाल, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज को लेके ये उस प्रश्न का उत्तर देना है। क्लियर? हेलो हेलो क्लास, हाँ जी, हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, तो मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था कल शाम को कि सर हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो सतीश चंद्र को पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर हमको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये जो चैप्टर नंबर 5 है, टकराव का युग, या इंग्लिश में एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना, क्या क्या ये दोनों प्रश्न समान हैं? तो ये दोनों प्रश्न समान नहीं है। मैंने अब जो टकराव का जो है युग है, वो क्या है कि जो लास्ट के जो प्रश्न है, अरबों का सिंध पर आक्रमण, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी, ये हमने पूरे विस्तार से ये हमने प्रश्न पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किए हैं। और हमने आपको ये भी बताया है कि राजपूतों की हार के कारणों का भी हमने जो है आकलन किया है। तो ये इस बात को लेके आप, क्योंकि कई बार हमें प्रश्नों को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जब हम टकराव के युग की बात करेंगे तो हम 1000 से लेकर 200 साल का जो काल है हम बात करें, जिसमें शुरुआती दौर में आते हैं अरब, लेकिन उनके आक्रमण का प्रभाव सिंध पर रहता है, वो भारत पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण वो पूरी राजनीतिक स्थिति को बदलाव तक ले जाते हैं। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना। फिर जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष वाला जो प्रश्न है, और वो मैंने आपको 2 पार्ट के अंदर दिया हुआ है ना, कि कन्नौज को लेकर हुए राष्ट्रकूटों, पालों और प्रतिहारों के मध्य संघर्ष का वर्णन कीजिए। या तो वो क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, है ना, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की जा रही है, या उसके दूसरे रूप में आ सकता है कि भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर। तो जो ये कन्फ्यूज़न था बच्चों को, वो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। जब हम बात करेंगे 1000 से लेकर 1200 के बीच में, तो हो सकता है कि वो दो प्रश्नों को मिला के पूछ ले, या सिंगल प्रश्न पूछ ले, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान करना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। क्लियर टू ऑल? ये सबको क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, ये क्योंकि ना ये कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था शाम को, तो इसलिए फिर मैंने उस चीज़ को मैंने क्लियर किया है। उसके बाद मेरे पास एक और बच्चे की जो है क्वेरी आई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सतीश चंद्र का चैप्टर नंबर जो 4 है, आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास, 800 से 1200 के बीच में, कि आपने ये जो प्रश्न है आपने इसको नहीं दिया, पर ये इसका नोट्स भेजा हुआ है, तो इसके ऊपर कैसा प्रश्न बन सकता है। तो ये जो 800 से लेकर 1200 के जो बीच का ये जो काल है, ये मैंने अलग अलग जो है वो प्रश्न उसके अंदर डाले हुए थे। तो हो सकता है कि क्योंकि किसी बच्चे ने मुझसे शाम को व्हाट्सएप के ऊपर मेरे नंबर पर इंक्वायरी की थी कि सर ये प्रश्न भी आ सकता है। सुने ध्यान से, आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास, 800 से 1200 के बीच में, तो क्या ये प्रश्न, तो मैंने कहा हाँ, ये प्रश्न भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत में प्लीज़ बताएं कि भारत में 800 से 1200 के बीच में आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वासों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये अध्याय नंबर 4 है। लेकिन हम जो हैं, हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी वाले कई बार इस तरह से वो कहना पूछ सकते हैं, क्योंकि वो समाज की प्रकृति, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, जाति प्रथा, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी उसके, तो ये भी बड़ा अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि हम इसमें आपको अपना बता चुके हैं कि इस काल में
काफ़ी सारे धार्मिक आंदोलन हमारे सामने हुए, जिसमें लिंगयात है ना, और लिंगयात के साथ साथ भक्ति आंदोलन, ये सारे आंदोलन भी यहाँ पर हुए। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। तो अगर आप चाहें तो ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न लिख सकते हैं। लिखिए प्लीज़। हेलो, हाँ जी, हाँ जी क्लास। हाँ, ये हाँ जी, आप एक प्रश्न लिख लें। और क्योंकि मुझसे कल किसी बच्चे ने ये क्वेरी की थी कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है सतीश चंद्र का, तो आप लिख लें एक प्रश्न कंबाइन करके। भारत में आठवीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक, भारत में 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और धार्मिक विश्वासों के में आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और धार्मिक विश्वासों में हुए परिवर्तनों पर, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और धार्मिक विश्वासों में हुए परिवर्तनों पर एक आलेख लिखिए। एक आलेख लिखिए और ब्रैकेट में डाल देना 800 से 1200, ठीक है। ब्रैकेट में आप डाल लेना 800 to 1200। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने मुझसे इसके बारे में क्वेरी की। इंग्लिश वाले बच्चे हैं? हेलो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे? यस सर। हाँ, आप लिखें एक और क्वेश्चन। ये एक तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी बच्चे को ये डाउट था। क्रिटिकली एनालाइज, इंग्लिश वालों के ये क्रिटिकली एनालाइज और एग्जामिन, जैसे भी आप लिखना चाहें, क्रिटिकली एनालाइज और एग्जामिन social structure education, critically analyze or examine social structure, education and religious transformation between 800 to 1200, to 1200 in India, 800 to 1200 in India। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के आधार पे भी आ सकता है, या इसको वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी बांट सकते हैं। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है पहले व्यापार और वाणिज्य, वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता की दशा, जाति प्रथा और स्त्रियों की दशा, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, वस्त्र, भोजन और धार्मिक आंदोलन और विश्वास। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी ये उसके अंदर आ सकता है, तो आपको उसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर नंबर 4 सतीश चंद्र का, ये बहुत अच्छी तरह से उसने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। और सर, ये जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, हाँ हाँ हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, जो
आपने पॉइंट्स उठाए हाँ, हैं हाँ। व्यवहार वाणिज्य इसी के पॉइंट्स हैं। हाँ, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना कि हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं इसके नोट्स भेज भी चुका हूँ। अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो मैं फिर उसको कल मैं दोबारा उनके भेज दूँगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है या इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो एक शॉर्ट टिप्पणी दे सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति 800 से 1200। तो ये वो जब ये बोलेगा तो आपको ये बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि ये 800 से ये 8वीं शताब्दी से और 13वीं शताब्दी के बीच में ये स्त्रियों की स्थिति के बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है। और या वो पूछ सकता है कि धार्मिक विश्वासों का विवरण हो सकता है कि ये पूरा क्वेश्चन ना पूछ के लॉन्ग में वो कह सकता है एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करता है कि 800 से 1200 ईस्वी के बीच में हुए धार्मिक आंदोलनों की व्याख्या कीजिए, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न, तो आपको ये हर तरह के जो प्रश्न के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब वो तैयार कब होंगे, जब आप पूरे चैप्टर को और पूरे सिलेबस को आप अच्छी तरह से पढ़ो। तो इसलिए मैं सब बच्चों से ये बार बार यही कहता हूँ कि आपको किसी भी तरह से कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। कोई भी जो भाग है वो आपको सिलेबस का स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है। टोटल 8 चैप्टर हैं और आपको फोकस करना है कि जो SOL के ऊपर कि जो आपके पास नोट्स जो हैं वो भेजे हुए हैं, और कुछ आपको बीच में छोटे छोटे जो हैं वो पार्ट्स में राजपूतों के ऊपर, धार्मिक विश्वास के ऊपर, चोलों के ऊपर, है ना। तो ये आपको उन चीज़ों के ऊपर आपको अपना फोकस रखना चाहिए। और इंग्लिश वालों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो उनके लिए जो बुक है, एक जो मैंने इग्नो वाली जो बुक भेजी है वो बहुत सफिशेंट है। और उसके साथ साथ उनको SOL की जो बुक है उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए। और साथ में सतीश चंद्र और ये जातिवादी के या सामंतवाद के जो प्रश्न को जो हैं कवर करने के लिए हमें आपको RS शर्मा और एक अगर किसी इंग्लिश वाले किन्हीं बच्चों के पास मैंने वो बड़ी वाली जो किताब थी वो भी मैंने देखी थी, उपेंद्र सिंह वाली, है ना, जिसका नाम था फ्रॉम स्टोन एज टू 13th सेंचुरी, है ना। तो वो आपके पूरे सिलेबस को उसके अंदर ये कवर करती है। और अगर इंग्लिश वाले बच्चे बीच बीच में रेफरेंस में उसको देखते रहें, तो अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास जो मटेरियल है वो बहुत सफिशेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको अपनी समझ से आपको ये सीखना है कि हम किस तरह से इस मटेरियल का प्रयोग जो है हम अपने आंसर लिखने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं वो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 5 प्रश्न करने हैं। आपको 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न टिप्पणी वाला होगा, और टिप्पणी वाला जो प्रश्न है वो आपके 2 पार्ट्स में करना है। मतलब कि अगर आप टिप्पणी वाला प्रश्न करते हैं तो 7.5 नंबर का होगा, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो वो 15 नंबर का होगा। तो 15 × 5 75 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। और 25 नंबर के जो भी आपने असाइनमेंट जैसे जमा कराए हैं, आपने सॉफ्ट कॉपी में करवाए हैं या PDF में करवाए हैं या फ़ोटो खींच करके करवाए हैं, वो आपके 25 मार्क्स के वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो मैं क्लास को बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी सिलेबस के पार्ट को इजी वे में नहीं लेना है ना। हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में कंप्लेसेंट, तो दैट वी शुड नॉट बी वेरी कंप्लेसेंट अबाउट दैट दिस part of the syllabus is very easy, so we are not going to do the question. So you must keep in mind that your pattern of examination is CBCS, and you have to be tested with the regular students. Clear?
So the BA program, Delhi University's regular student, they will get the same पेपर एंड द सेम नंबर सेम क्वेश्चंस। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम वाले, वो सब बच्चे, जो उन सब बच्चों को आप वाला ही क्वेश्चन पेपर आएगा, और जितनी मेहनत आप करेंगे आपको वो सारा का सारा जो है वो उत्तर जो हैं वैसे लिखने होंगे, और आपके भी प्रश्न और आपके भी पेपर जिस तरह से रेगुलर स्टूडेंट के चेक होते हैं वैसे ही आपके भी पेपर चेक होंगे। तो आपको थोड़ी सी भी जो है वो कहते हैं लापरवाही नहीं करनी, चाहे वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का है, चाहे हिंदी का है, चाहे इंग्लिश का। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर स्टूडेंट के बराबर ही मेहनत करनी है और हमें उतने ही मार्क्स लेने हैं। उसके बाद ये कुछ बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा लगा, अब ये लग रहा है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। हेलो हाँ, बच्चे जो है वो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे वो जो प्रश्न हैं बच्चे वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हेलो, हाँ जी, ये प्लीज़ बंद करें, ये अपना माइक जो है वो म्यूट करें, माइक म्यूट करें, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो चोल साम्राज्य के बारे में और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, ये हम सारे जो है प्रश्न पूरी तरह से हम कर चुके हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम बार बार उन प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तरों के बारे में हम लिखें। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तर सभी आपको लिखने हैं, और उत्तर को लिखने के लिए आपके बारे में जो हैं, अब एक मुझसे पूछा है प्रश्न अन्नू ने, स्मृति व इतिहास वाले जो शॉर्ट नोट है उसके बारे में पूछना। देखिए, ये जो प्रश्न है, अब जब हम स्मृति की जब बात करते हैं तो मैं आपको समझाऊं, ये जो स्मृतियां हैं ये अपना बेसिकली क्या चीज़ हैं स्मृतियां, ये जो सारी की सारी जो हमारे सामने स्मृतियां, ये क्या हैं, ये उस ज़माने की लॉ बुक्स हैं। ठीक है, लॉ बुक क्या होती हैं, कानूनी पुस्तकें। तो जब हम कानून की बात करते हैं तो हमारे दो तरह के कानून होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, है ना, और एक होता है क्रिमिनल लॉ। तो हमारे इस काल में, ये जो काल था 300 से लेके 1200 के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी समाज आदर्श समाज नहीं होता है ना, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे वो भारतीय समाज है या यूरोपीय समाज है, तो उस समाज में क्या है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ बुरे लोग भी होंगे और वो बुरी घटनाएं भी करते होंगे। तो हमें जो वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो हमें उस न्याय व्यवस्था के बारे में ये स्मृतियाँ जो हैं वो हमें पूरी जानकारी देती हैं। और जो सबसे प्रमुख स्मृतियाँ हैं वो हैं नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, और उसके बाद मनु स्मृति। तो ये स्मृतियाँ जो हैं ये एक उस काल के जितने कानूनी जो कार्यकलाप थे उनके बारे में ये हमको ज्ञान देती हैं। और जब हम इतिहास लिखते हैं स्मृतियों को लेके तो उसका ये अपना अर्थ होता है कि वो इस काल के इतिहास को लिखने में स्मृतियाँ हमारी कैसे मदद करती हैं। जैसे कि किसी साम्राज्य में जो न्याय व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार होती थी, है ना। अब जैसे दो बड़ी जो है महत्वपूर्ण जो न्याय जो बुक हैं वो क्या हैं, वो हैं वो जैसे वो न्याय बुक क्या हैं, वो हैं मिताक नशरा और दया भागा। तो अब ये जो मिताक नशरा और दया भागा नाम की जो स्मृतियाँ हैं
इसके अंदर हमें हर तरह के सिविल लॉ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमको मिलती है। तो अब मैं उसके नाम लिख रहा हूँ, मिता कशरा एंड दया भागा। ये क्या है? ये एक तरह की लॉ बुक हैं जो कि हमारे ऊपर ये सिविल लॉ के बारे में ये हमको बताती हैं कि भाई कैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना चाहिए, कैसे विवाह होना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो हैं चीज़ें हमको ये बुक्स दिखाती हैं। और ये जो हमारे सामने ये जो सारी की सारी बातें आ रही हैं वो हमको ये दिखाने की जो हैं बातें चल रही हैं। ये तो ये बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो पूछा गया था और इसका मैंने उत्तर जो आपको अनु ने मुझसे प्रश्न पूछा था ये मैंने उसको दे दिया है। तो ये इतिहास लेखन में हमें स्मृतियाँ मदद करती हैं कि उस ज़माने की, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं 300 से 1200 के बीच में, वो कैसे हमें इतिहास, क्योंकि स्मृति क्या है जो हमें अच्छी तरह से याद है ना। तो चार जो बेसिक स्मृतियाँ जो हैं, नारद, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, नारद, बृहस्पति, आप देख लें, मनु, स्मृति जो हैं ये आर वेरी वेरी पॉपुलर। नारद, बृहस्पति, मनु, स्मृति आर वेरी वेरी पॉपुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है, नारद, बृहस्पति, मनुस्मृति। और मनुस्मृति जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये 8वीं 9वीं शताब्दी में इसको फाइनलाइज किया गया और ये फेमस होने के साथ साथ काफ़ी इनफेमस भी है क्योंकि इसमें ऐसे कानूनों के बारे में भी कहा गया कि जिसमें शूद्रों की स्थिति को लेकर बहुत सारी विरोधाभास वाली बातें कही, है ना। मनुस्मृति जो है वो काफ़ी जिसको हम कहते हैं कि वो काफ़ी जाति व्यवस्था को लेकर बनाए गए नियमों को लेकर जो मनुस्मृति थी वो काफ़ी बदनाम है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें लिखी गई जिसमें शूद्रों और महिलाओं को बहुत लो लेवल के ऊपर ट्रीट किया गया। और यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई शूद्र अगर वेद मंत्र पढ़ ले, उसके कान में अगर वेद का वाक्य पढ़ दे तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। तो मनुस्मृति को जो है लेकर काफ़ी सारी जो गलत बातें हैं वो छोटी जातियों के प्रति ये की गई। और बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बाद में जो समाज में जो भी सामाजिक नियम बने तो वो जो है वो मनुस्मृति के आधार पर ही जो वो सारे नियम बने। तो मनुस्मृति पे भी कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई अगर स्मृति पे है तो कि वो क्वेश्चन किस तरह से किया जाए, है ना। तो मनुस्मृति के ऊपर भी ये जो है वो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे तो कई बार वो अलग से प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन हो सकता है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। तो मनु जो है वो ऐसा मानते हैं कि एक ब्राह्मण थे और उन्होंने बहुत सारे जाति प्रथा को लेकर नियम बनाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अब उसमें विरोधाभास है। कैसे
एक तरफ तो वहाँ हमको ऐसे श्लोक मिलते हैं, अगर आपने वो सुना होगा, यत्र पूजते नारेस तत्र रमन्ति देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। एक तरफ तो मनुस्मृति अपने उदाहरणों में ये कहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहती है कि अगर कोई किसी शूद्र के कान में अगर एक वेद वाक्य पड़ जाए तो उसके कान में पिघला शीशा डालना चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो चीज़ है तो ये बड़ा विरोधाभास है ना, कि भाई कोई एक जो स्मृति लिखने वाला जो लेखक है, जो कि आमतौर के ऊपर ब्राह्मण होते थे, और वो उस ब्राह्मण ने उन शूद्रों की स्थिति के बारे में ये बहुत सारी गलत बातें की हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब आप मॉडर्न इंडिया के इतिहास पढ़ेंगे जब अपने फाइनल ईयर में, तो आप देखेंगे बहुत सारे जो आंदोलन चले उसके अंदर जिनको हम दलित आंदोलन कहते हैं, तो उसके अंदर मनुस्मृति को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, क्योंकि इसने ऐसे कानून और विधान बनाए जो कि अस्पृश्यता को समाज में बढ़ावा देते थे। तो स्मृतियाँ जो हैं वो समाज का एक तरह से आईना हमें दिखाती है। कोई और प्रश्न अगर बच्चा पूछना चाहता है लिख सकता है। किसी बच्चे को कोई और प्रश्न में डाउट है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, कोई और अगर ऐसा बच्चा है तो एनी वन ऑफ यू इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, कोई बच्चा अगर ये प्रश्न पूछना चाह रहा है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। हाँ जी, हाँ बताएं। हाँ देखिए, ये अगर हम ये जो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया आपको, अभी वाला जो क्वेश्चन लिखवाया मैंने अभी जो मैंने आपको प्रश्न लिखा है वही वाला ना, वही जो प्रश्न मैंने अभी लिखवाया सतीश चंद्र वाला, अभी जो प्रश्न लिखवाया सतीश चंद्र वाला हाँ, तो इसके अंदर हमें जब हम वो पूछ रहे हैं ना कि धार्मिक सामाजिक परिवर्तन, तो उसमें वो क्या है कि वो परिवर्तनों की बात कर रहा है, तो हम उसमें डाल सकते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में नंबर 1 पॉइंट। फिर हम डाल सकते हैं जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में, जाति प्रथा और स्त्रियों की स्थिति। फिर हम तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं कि जो धार्मिक आंदोलन चले, है ना, लिंग याद चला। तो जब आप वो सतीश चंद्र वाला 5वां टॉपिक जब देखेंगी तो उसमें आपको वो पूरा अपना उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि वो इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछते, लेकिन अगर कभी पूछ लें तो वो आपको इन पॉइंट्स वाइज में जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्यापार और वाणिज्य की स्थिति, सामाजिक स्थिति, जाति प्रथा का क्या रोल था और स्त्रियों की दशा कैसी थी, और धार्मिक आंदोलन किस प्रकार से इस काल में आए, क्योंकि ये काल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 800 से 1200 का काल है, क्योंकि ये हमारे पूरे भारतीय समाज और भारतीय आर्थिक स्थिति को लेके इसके अंदर काफ़ी अपना परिवर्तन की जो है वो हम बात इसके अंदर